हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम स्टडी 99 में। तो दोस्तों, मेरा नाम है संजय और आज मैं पढ़ाऊंगा आपको मौलिक अधिकार। तो दोस्तों, कल मैंने आपको पढ़ाया था संविधान के बारे में पढ़ाया था। संविधान सभा पढ़ाया था, संविधान की शुरुआत, अनुसूचियाँ, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ये मैंने कल आपको बताए थे। और आज हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकार। तो दोस्तों, मौलिक अधिकार क्या होते हैं, इनके बारे में हम आज बात करेंगे। मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं जो इनके बारे में आज बात करेंगे। तो दोस्तों, मौलिक अधिकार क्या होते हैं, तो सबसे पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं। वे अधिकार जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक तथा अनिवार्य होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं और जिन अधिकार में राज्य द्वारा भी हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, मूल अधिकार कहलाते हैं। तो दोस्तों, ये वे अधिकार हैं जो राज्य ने अपने नागरिकों को दिए हैं कि हम राज्य हैं, तुम ये काम कर सकते हो। ये अधिकार राज्य ने दिया है और इन अधिकारों को, ये जो मौलिक अधिकार होते हैं, इनको सरकार भी नहीं छीन सकते हैं। इन्हें छीनने के लिए सरकार को भी एक बहुत बड़ी शक्ति चाहिए, अन्यथा नहीं छीन सकते। ये अधिकार हैं हमारे संविधान ने जो हमें दिए हैं, ये अधिकार। तो भारतीय संविधान में मूल संविधान थे जो दोस्तों, भारतीय संविधान के मूल अधिकार थे वो कितने थे, तो वो थे सात संविधान थे, सात अधिकार थे दोस्तों। पहले 7 अधिकार, किंतु 44वें संविधान संशोधन जो हमारा 1978 19 में हुआ था, 1978-79 में जो संविधान संशोधन हुआ था, 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और इसको क्या बना दिया गया, इससे कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो हमारे 7वां जो अधिकार था, संपत्ति का अधिकार, ये हटा दिया गया 44वें संविधान संशोधन द्वारा। अब हमारे संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं, तो 6 हैं। 6 मौलिक अधिकार हैं। 6 मौलिक अधिकार वो कौन कौन से हैं? एक है समानता का अधिकार, नंबर 2 स्वतंत्रता का अधिकार, नंबर 3 है शोषण के विरुद्ध अधिकार, नंबर 4 है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, नंबर 5 संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये 6 हमारे क्या हैं, अधिकार हैं। तो दोस्तों, जो अधिकार हैं, मौलिक अधिकार हैं, इन्हें कौन से अनुच्छेद में रखा गया है, तो ये 12 से 35 अनुच्छेद भाग 3 में रखा गया है। भाग 3 में हमारे मौलिक अधिकार हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल राइट कहते हैं। और 12 से 35 तक अनुच्छेद है, 12 से 35 तक के अनुच्छेद में इन्हें रखा गया है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे समानता का अधिकार कि समानता का अधिकार क्या है। समानता का अधिकार है, इन्हें हमें इसे रखा गया है 14वां जो अनुच्छेद है, 14वां अनुच्छेद इसमें रखा गया है। कानून के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 से 18 तक के अनुच्छेद में रखा गया है समानता के अधिकार को। तो हमारे जो कानून के समक्ष जो समानता, कानून के समक्ष सभी को एक समान है, कानून क्या देखता, सभी को एक समान रूप से देखता है। ये अनुच्छेद 14 में कहा गया है। धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। यह हमारा 15वां जो अनुच्छेद इसमें रखा गया। धर्म, चाहे कोई व्यक्ति किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, कोई भी लिंग से हो, किसी भी जन्म स्थान, इनसे मतलब क्या नहीं होगा, कोई भेदभाव नहीं होगा। जैसे कोई जन्म स्थान के भेदभाव, इससे क्या असर है, मतलब जैसे कोई बिहार का इंसान यहाँ आ जाता है तो कोई ये भेदभाव नहीं करेगा कि ये बिहार का है, ये बिहार का इंसान है। जाति, किसी भी जाति से हो, धर्म, कोई भी धर्म हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सभी को हमारे इंडिया में क्या, हमारे भारत में क्या है, एक समान रूप से देखा जाता है। और जो तीसरा है, राज्य के अधीन नौकरियों का समान अवसर, ये 16वां अनुच्छेद में रखा गया है। राज्य के अधीन जो मतलब नौकरियां हैं, सबको एक समान रूप से देखा जाएगा, सभी को अनुच्छेद,
ठीक। हालांकि आरक्षण जैसे किसी को आरक्षण भी मिलता है तो आरक्षण मिलता तो ये एक अपवाद है, क्योंकि इसमें कहा गया है कि राज्य के अधीन नौकरियों का सम्मान, क्योंकि सबको एक सम्मान उसे देखा जाएगा जो नौकरियों में उसमें। लेकिन जो ओबीसी होता है, SC ST होते हैं, इन लोगों को क्या मिलता है? आरक्षण मिलता है, जो कि इसके अपवाद हैं। पर लेकिन जो लोग बोलते हैं कि आरक्षण गलत है, लेकिन गलत नहीं है, आरक्षण गलत नहीं है। ये कौन से लोग बोलते हैं? जिनको आरक्षण नहीं मिलता। और सही कौन बोलते हैं? जिनको आरक्षण मिलता है वो सही बोलते हैं। अगर आरक्षण गलत होता तो हमारे जो संविधान जो आर्टिकल 13 कहता है कि हम ऐसे भी कोई कानून नहीं रखेंगे जो कि हमारे मौलिक अधिकारों को क्या करेंगे? छीना जाएगा। तो वो आज वो मतलब वो कब का इस आरक्षण को हटा दिया था। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, आरक्षण बिल्कुल सही है। वो तो सिर्फ एक ये है कि मतलब समाज में कई तरह के लोग रहते हैं, कोई इतना बढ़ जाता है, कोई इतना रह जाता है, कोई इतना। तो हमारा संविधान क्या बोलता है? जो मतलब ये आरक्षण है, सरकार बोलते हैं कि नहीं, तुम तो आगे, ये बढ़ रहा आगे तो ये बढ़ रहा है, इसको कोई नहीं रोक रहा है, इसको कोई नहीं रोक रहा है। लेकिन जो ये पीछे रह गया है, इसको बोल रहे हैं कि एक समान इसके साथ आ जाए ऊपर, इससे उठाने के लिए आरक्षण देता है। कहीं पे जो होता है आरक्षण इसलिए देता है कि इसके समान, जब जिस दिन वो इसके समान ऊपर उठ जाएगा तब आरक्षण क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। इसलिए ये होता है। आगे राज्य के अधीन नौकरियों का समान, हाँ ये पढ़ लिया। अस्पृश्यता का निषेध अनुच्छेद 17 अनुच्छेद में जो 17वां अनुच्छेद है, अस्पृश्य का मतलब अनटचेबल, जिसे हम छुआछूत बोलते हैं, कि कोई भी इंसान छुआछूत नहीं करेगा। ठीक। हाँ, यदि अगर किसी को बीमारी है, किसी इंसान को बीमारी है, हमारे संविधान कहता है अगर किसी इंसान को बीमारी है जो संक्रमण, जैसे मतलब किसी दूसरे को भी संक्रमण से जो संक्रमण फैलता हो, तो उसे हम क्या कर सकते हैं? छुआछूत कर सकते हैं। लेकिन जाति के उस पर हम क्या नहीं करेंगे? इंसानों के साथ जाति के आधार पर क्या करेंगे? छुआछूत नहीं करेंगे। ये निषेध है, अनुच्छेद 17 में ये कहा गया है। और उपाधियों का निषेध, ये अनुच्छेद 18 में, अनुच्छेद जो 18 है इसमें कहा गया है उपाधियों का निषेध। उपाधियों का निषेध का मतलब है कि जैसे कोई महाराजा सर, और जैसे ऐसे ये उपाधि है जो इन्हें कोई धारण अपने नाम के आगे नहीं लगाएगा। जैसे राजा सुल्तान है, राजा सुल्तान, तो ऐसे जो सरनेम होते हैं, ऐसे उपाधियां अपने सरनेम नहीं लगाएगा इन उपाधियों को। क्योंकि इससे क्या होता है कि समाज में जो ये जो उपाधियां हैं, ये क्या करते हैं? जिन्होंने उपाधि धारण कर रखी है, जो इन अपने सरनेम ये लगाता है, महाराजा, सर, या ऐसे चीज़ें लगाते, तो क्या होता है? असमानता, मतलब एक समान से नहीं हो जाता। वो कुछ जो वो अपने आप को मतलब क्या करते हैं कि हाई पावर के समझते हैं, और जो और लोग होते हैं, सामान्य लोग, वो अपने आप को क्या करते हैं कि नीचे, हम अपने आप को छोटा समझते हैं। तो ऐसे में असमानता हो जाते, जबकि एक समान है। जैसे मतलब हाँ, अगर सर ये सर है जो, ये कौन लगा सकता है? एजुकेशन के उसमें, एजुकेशन, जैसे मतलब किसी का नाम सर मतलब कोई टीचर लगा सकता है, ऐसे उसमें ये हो सकता है। हमारा दूसरा जो मौलिक अधिकार है, जो दूसरा अधिकार है, वो है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार ये अनुच्छेद 19 से 22 तक है। हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है जो, इसमें क्या क्या है? विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। कोई भी व्यक्ति क्या कर सकते हैं? विचार और अभिव्यक्ति की उसे पूर्ण रूप से स्वतंत्र। अस्त्र शस्त्र रहित तथा शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता। वो अस्त्र शस्त्र रहित तथा शांतिपूर्वक से सम्मेलन कर सकता है, इसकी स्वतंत्रता है। समुदाय और संघ के निर्माण की स्वतंत्रता, वो अपने समुदाय और संघ का निर्माण कर सकता है। भारत राज्य क्षेत्र में आबाद भ्रमण की स्वतंत्रता, वो कहीं भी जा सकता है। भारत जो
राज्य क्षेत्र है, राज्य क्षेत्र में कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी घूम सकता है। भारत राज्य क्षेत्र में आबद्ध निवास की स्वतंत्रता, वो कहीं भी रह सकता है, वो कहीं भी रह सकता है, उसकी स्वतंत्रता है। वित्त आजीविका कारोबार, वो बिजनेस भी कर सकता है, अपना कारोबार कर सकता है, कहीं भी कर सकता है, ये मतलब उसकी स्वतंत्रता है। ठीक। तीसरा अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये 23 और 24 में इसको रखा गया है, संविधान 23 अनुच्छेद 23 और 24 में इसको रखा गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या बोलते हैं? अनुच्छेद 23 है, जो 23 क्या बोलता है कि अनुच्छेद 23 के द्वारा बेगार तथा इसी प्रकार का अन्य जबरदस्ती लिया हुआ श्रम निषिद्ध ठहराया गया है, जिसका उल्लंघन विधि के अनुसार दंडनीय अपराध है। ये लाइन पढ़िए कि अगर कोई किसी से क्या कराता है, जबरदस्ती श्रम कराता है, रोज श्रम कराता है, दिहाड़ी मजदूरी कराता है, काम करवाता है, तो ये क्या है, मतलब जबरदस्ती अगर कोई किसी के ऊपर दबाव डाल के, प्रेशर डाल के अगर उससे काम करवाता है, तो क्या है, ये दंडनीय अपराध है, जो कि संविधान के विरुद्ध है। ये दंडनीय अपराध है, उसके ऊपर क्या हो सकता है, कार्यवाही होगी। इस अधिकार एक महत्वपूर्ण अपवाद है। राज्य सार्वजनिक उद्देश्य से अनिवार्य श्रम की योजना लागू कर सकता है। जो सार्वजनिक उद्देश्य से, सिर्फ सार्वजनिक, जिसमें सभी का हित हो, वो अनिवार्य श्रम की योजना लागू कर सकता है। लेकिन ऐसा करते समय राज्य नागरिकों के बीच धर्म, मूल, वर्ण, जाति, वर्ण, सामाजिक स्तर के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। अगर राज्य ऐसा करेगा, सार्वजनिक उद्देश्य से अनिवार्य श्रम की योजना लागू कर सकता है। अगर ऐसा करेगा तो धर्म, मूल, वंश, जाति, वर्ण या सामाजिक स्तर के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। कोई किसी से क्या नहीं कर सकता है, ज़्यादा प्रेशर नहीं डाल सकता कि तू काम कर, उस गुलामी नहीं करा सकता, गुलामी नहीं करवा सकता। ठीक है, जबरदस्ती। और 24 जो अनुच्छेद 24वां है, वो बोलता है बाल श्रम का निषेध। 24 में कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को कारखानों, खानों या अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता, लेकिन बच्चों को अन्य प्रकार के कार्यों में लगाया जा सकता है। जो 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, तो इन्हें किसी कारखानों, ये कोई कारखाना में नहीं काम कर सकते हैं, कोई ऐसा काम नहीं कर सकते जिससे उनको खतरा हो जाए, जोखिम भरे काम, ठीक है, नियुक्त नहीं कर सकते। हालांकि वो हल्के काम कर सकता है, छोटे मोटे काम जो हल्के फुल्के, जिससे उनसे कोई वो ना हो, जोखिम भरा काम ना हो, ठीक, वैसा काम कर सकते हैं। हमारा चौथा जो मूल अधिकार है, वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 से 28 तक इस रखा गया है। 25 और 28, 25 से लेकर 28 तक अनुच्छेद में कहा गया। अंतःकरण की स्वतंत्रता, जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, अंतःकरण की स्वतंत्रता, उसे अपने धर्म की क्या है, स्वतंत्रता है, उसे अपने धर्म की स्वतंत्रता है पूरी। 25 अनुच्छेद में कहा गया, अनुच्छेद 25 में कहा गया है अंतःकरण की। धार्मिक मामलों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 26 कहता है कि धार्मिक मामलों का प्रबंध, वो अपने धार्मिक मामलों का प्रबंध भी कर सकता है। अनुच्छेद 27 कहता है किसी विशेष धर्म की अभिवृष्टि के लिए कारों के समुदाय के बारे में स्वतंत्रता। ठीक, जो ये अभिवृष्टि के लिए कारों के समुदाय, वो क्या कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकता है। ठीक है, जो कर होते हैं, करों को क्या कर सकता है, इकट्ठा कर सकता है अपने धर्म की अभिवृष्टि के लिए, अपने धर्म के लिए क्या कर सकते हैं, कि पैसे मांग सकता है, चंदा इकट्ठा कर सकता है। ठीक, क्या कर सकता है, पैसे इकट्ठा कर सकते हैं। अनुच्छेद 27 बोलते हैं ये स्वतंत्र। 28वां जो अनुच्छेद है, वो क्या बोलते हैं, राजकीय शिक्षण संस्था में धार्मिक शिक्षा निषिद्ध। राजकीय शिक्षण संस्थाओं में कि शिक्षा के स्थान पे कोई धर्म का वो नहीं होगा, शिक्षा नहीं होगा।
धार्मिक शिक्षा क्या है? निषिद्ध। सबके लिए एक समान शिक्षा होगी। जैसे कोई मुस्लिम का बच्चा है तो उसे जो मुस्लिम का ही वो ना पढ़ाए, लेकिन सबको, मुस्लिम का बच्चा भी है, हिंदू का बच्चा भी एक ही स्कूल में, तो उन्हें धर्म से कोई वो नहीं, वो मतलब एक सबको एक ही समान पढ़ाया जाएगा। वहाँ पे हिंदू मुस्लिम की बात नहीं होगी। पांचवा जो मौलिक अधिकार वो कहता है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 और 30 में इसे रखा गया, अनुच्छेद 29 और 30 में। अनुच्छेद 29 के अनुसार नागरिकों के प्रत्येक वर्ग को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति सुरक्षित रखने का पूर्ण अधिकार है। नागरिकों को क्या है? अपनी भाषा को भी अपनी सुरक्षित रख सकते हैं, लिपि या संस्कृति, जो अपनी संस्कृति है तो उन्हें सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक। अनुच्छेद 30 के अनुसार धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि के शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना तथा उनके प्रशासन का अधिकार होना। जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं तो उन्हें अपनी रुचि की शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना, वो कुछ शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं, वो शैक्षणिक संस्था क्या कर सकते हैं? खोल सकते हैं। ठीक। छठवां हमारा लास्ट एक महत्वपूर्ण है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये अनुच्छेद 32 में रखा गया है और इसे ही संविधान की क्या कहा गया है? संविधान की आत्मा। जो भीमराव अंबेडकर जो संविधान के निर्माता है, उन्होंने संवैधानिक उपचारों का अधिकार ही संविधान की आत्मा कहा है। तो इसमें क्या है? यह एक मौलिक अधिकार है जो भारत के प्रत्येक नागरिक को मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर करने का अधिकार देता है। यह एक ऐसा अधिकार है जो भारत के प्रत्येक नागरिक को संविधान द्वारा प्राप्त अन्य मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर कर सकता है। ये अब आता है हमारा नीति निर्देशक तत्व। मौलिक अधिकार तो हमारे खत्म, ये हो गया पूरा, यहाँ पे कंप्लीट 6 अधिकार हैं। और अब आता है नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं? पहले इसे समझना बहुत जरूरी है। जो नीति निर्देशक तत्व हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? डीपीएसपी कहते हैं, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी से शॉर्ट में हम कहते हैं डीपीएसपी। जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये हमने कहां से लिए हैं? आयरलैंड से। आयरलैंड, और आयरलैंड ने इन्हें कहां से लिया है? स्पेन से। और स्पेन ने कहां से लिया है? तो स्पेन ने कहीं से भी नहीं लिया, कि स्पेन ने इन्हें खुद बनाया। ये स्पेन के खुद के हैं, खुद बनाए स्पेन ने इनको, जो नीति निर्देशक तत्व हैं। हमने आयरलैंड से लिए, आयरलैंड ने स्पेन से लिए। और इन्हें अनुच्छेद 36 से 51 में रखा गया। 36 से 51 अनुच्छेद के अंतर्गत ये आते हैं नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व क्या हैं? राज्यों इनमें ये किसे दिया गया है? राज्यों को ये अधिकार दिया गया है और राज्य अपने जो नागरिक हैं, नागरिकों को ये देता है। ठीक है, इनमें राज्यों का वर्णन है, देखते हैं क्या है। अनुच्छेद 36 है जो राज्य की परिभाषा का वर्णन किया गया है। ये जो अनुच्छेद 36 है, राज्य की परिभाषा का वर्णन किया गया है कि राज्य क्या कैसा होगा, क्या है उसकी नीतियाँ, क्या है उसकी नीतियाँ कैसे रहेगी। ये अनुच्छेद 36 में इसे रखा गया। अनुच्छेद 37 नीति निर्देशक तत्वों के हनन होने पर न्यायालय की शरण संभव नहीं। अगर नीति निर्देशक के तत्वों के हनन होता है तो न्यायालय की शरण संभव नहीं, यानी कि नीति निर्देशक तत्वों को लेकर न्यायालय के पास नहीं जा सकता है। ठीक। 38 कहता है, अनुच्छेद 38 लोक कल्याणकारी राज्य तथा उसकी नीतियों का वर्णन किया गया है। जो लोक कल्याणकारी हैं
तो उनकी नीतियों का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 38 में। अनुच्छेद 40 है इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है, इसमें इम्पोर्टेंट नीति निर्देशक तत्व हैं जो उन्हीं को मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। 40 कहता है राज्य ग्राम पंचायतों को बढ़ावा देकर उन्हें शक्तियाँ प्रदान की। ग्राम पंचायतों का वर्णन किस में है? अगर क्वेश्चन आता है ग्राम पंचायतों का वर्णन किस में है, तो अनुच्छेद 40 यानी कि अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का वर्णन है। इन्हें बढ़ावा देकर उन्हें शक्तियाँ प्रदान करेगा राज्य। ठीक है। राज्य आर्थिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों का विशेष ध्यान रखेगा। जो 41 अनुच्छेद 41 है, आर्टिकल 41 है, राज्य आर्थिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों का, जो पिछड़े वर्ग हैं ओबीसी, एससी, एसटी, इनका क्या रखेगा? विशेष ध्यान रखेगा 41 के तहत। ठीक। अनुच्छेद 44 है राज्य समान नागरिक संहिता को लागू करने का प्रयास करेगी, यानी कि यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड राज्य समान नागरिक संहिता को लागू करने का क्या करेगा? प्रयास करेगा। अनुच्छेद 48 कहता है राज्य पर्यावरण संरक्षण, वेरी इंपॉर्टेंट, राज्य पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन का, जो हमारा पर्यावरण है इसकी संरक्षण, इनकी सुरक्षा करेगा राज्य। ठीक है। 48 के तहत राज्य क्या करेगा? इनकी जो हमारा पर्यावरण एनवायरमेंट है इनका क्या करेगा? रक्षा करेगा। अनुच्छेद 50 राज्य कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथककरण हो रहा। राज्य कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथककरण किस अनुच्छेद में होगा? तो 50, ये बिल्कुल याद रखना है 50 के तहत। अनुच्छेद 51 कहता है हमारा भारत की विदेश नीति का वर्णन जो शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व तथा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर निर्णय पर आधारित है। जो भारत की विदेश नीतियां होती है, अंतर्राष्ट्रीय नीतियां होती है, जो अंतर्राष्ट्रीय जो वो कह सकते हैं इंटरनेशनल जो हमारी नीतियां होती हैं, ये किसके तहत आते हैं? अनुच्छेद 51। जो अंतर्राष्ट्रीय विदेश नीति जो शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व, जो शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर निर्णय पर आधारित है। यानी कि विदेश नीति, जो भारत की विदेश नीति, विदेशों के साथ जो नीतियां हैं, जो शांति वो हैं, शांतिपूर्ण क्या होगा? सह-अस्तित्व। भारत की विदेश नीतियों का वर्णन किस में है? अनुच्छेद 51 में। तो जो हमारे डीपीएसपी थे, डीपीएसपी यानी कि नीति निदेशक, डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो ये वे तत्व हैं जो मतलब केंद्र, जो मतलब सरकार नागरिकों को देना चाहते हैं, लेकिन उसके पास इतना साधन नहीं है कि वो एक डायरेक्ट किसको दे? नागरिकों को दे। तो ये जिम्मा किसको सौंप देता है? जो सरकार जिम्मा किसको सौंप देता है? राज्य को। और राज्य अपने उसको देता है, नागरिकों को ये देता है, जो इसमें लिखा गया है। एक बात, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के बीच क्या है? कॉन्ट्रडिक्शन है, यानी कि विरोधाभास है। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो इनके बीच क्या है? जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं इनके बीच मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बीच क्या है? कॉन्ट्रडिक्शन है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भाग कौन से भाग में रखा गया है? भाग 4 में। भाग 4 में इन्हें रखा गया है नीति निर्देशक तत्व। भाग 3 में क्या है? भाग 3 में हमारे मौलिक अधिकार हैं। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पे ख़त्म। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पे ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।